अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन जो आजकल सबसे नाराज़ हैं, राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बाबा जी, जिसने भी मुझे पार्टी से निकाला और जिसने मुझे इस्तेमाल किया है, इन सब से ओहदे छीन ले। आमीन। राजा साहब क्या करते हैं आप? फरीद साहब, ये आपके दानिश्वरों ने बताया कि इधर रूहें रहती हैं, मैंने कहा जरा दुआ ही कर ले। राजा साहब, ये कहाँ आप किन चक्करों में पड़ गए? वोट की ताकत से आप असेंबलियों में आते हैं, ये कहाँ आप इनकी बातों में आ गए? फरीद साहब, जब हर तरफ से कोई सुनता नहीं ना हक सच की आवाज, तो फिर मेरे जैसे शरीफ आदमी को पीरों फकीरों के दरवाजों पे जाना पड़ता है। राजा साहब, क्यों ना आपकी बात नहीं सुन रहा है? नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हक सच की आवाज बुलंद करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। फरीद साहब, आपसे तो और भी बहुत से चैनलों पे मुलाकात होती रही है, ये समझते होंगे कि शायद मेरी आपसे आज पहली मुलाकात है। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के फजल से राजा रियाज ने घाट घाट का एंकर पिया हुआ। घाट हमारे एंकर कुर्सी पे बैठे हुए, कोई गिलास में नहीं बैठे हुए। नहीं, बड़ी मुलाकात है फरीद साहब के साथ। बड़ी मेहरबानी फरीद साहब, आपने बुलाया है और मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया है। सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुझे अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से मैंने बहुत ओहदे छोड़े हुए हैं। अच्छा। मेरे लिए ओहदा कोई मान ही नहीं रखता। आप यकीन माने, मैं अपने महल्ले की अल फतह फुटबॉल क्लब का 6 साल प्रेसिडेंट रहा हूं। छोटी सी लड़ाई हुई है उधर, उन्होंने कहा कि राजा साहब प्रेसिडेंट ही नवा फुटबॉल लेके दिया करेगा। मैंने कहा देखे, मैंने 6 साल नवा फुटबॉल लेके आप लोगों को दिया है। अगर आप कहते हैं कि ओहदा छोड़ दो तो मैं छोड़ देता हूं। मेरे लिए ओहदे कोई मान ही नहीं रखते। तो राजा साहब, आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आपके अपोजिशन लीडर के ऊपर 2 पटिशनें दायर हो गई हैं कि आप जो है वो अपोजिशन लीडर है ही नहीं, आप नहीं रह सकते इसमें। फरीद साहब, छोड़ देंगे अल्लाह के फजल से। छोड़ने का तो मुझे इतना तजर्बा है, आप यकीन माने, मैं तो छोटा सा था तो बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देता था। मुझे तो जब भी किसी ने बोतल पीने के लिए दी है तो मैंने आखिरी 3 घूंट छोड़े हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि बचपन में कौन इतनी बोतल छोड़ता है। राजा साहब, वो आखिरी घूंट का ही तो मजा होता है। और नहीं यार, असल में मैं सुड़का बड़ी जोर से लगाता था। तो जब आखिरी 2-3 घूंट रह जाते थे तो मैं सुड़का लगाता था तो वो बड़ी जोर से आवाज आती थी। वो 7 लोग डर जाते थे, इसलिए मैं फिर छोड़ ही देता था। और भी बड़ी बड़ी चीजें छोड़ी हैं। एक दफा मैं बर्फ वाला गोला गड्ढा खरीद रहा था। अच्छा। तो वो जो गोले वाला बंदा था वो ऊपर रंग डाल रहा था। अच्छा। उस वक्त मेरी नजर पड़ी है कि गुड्डी के ऊपर बो के आ रही थी। अच्छा। आप यकीन माने, रंग पड़ा हुआ, मैं गोला छोड़ के दौड़ गया। छोड़ने का अल्लाह के फजल से मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं तो हर इम्तिहान में अंग्रेजी का पर्चा छोड़ के आ जाता। यकीन माने फरीद साहब, मुझे ऑफर हुई है क्लास में मॉनिटर बनने की। साथ टीचर ने कहा कि छुट्टी कोई नहीं करेगा मॉनिटर। मैंने कहा तुसी कोल रखो अपना ओहदा। मैंने अपनी तबीयत नहीं छोड़ी, ओहदे छोड़ दिए। ये तो ईमान से हमें देवदास में शाहरुख के डायलॉग मशहूर हो गए हुए हैं। पारो ने कहा घर छोड़ दो, फलां ने कहा शराब छोड़ दो, फलां ने कहा ये छोड़ दो, इसने कहा वो छोड़ दो। जितनी चीजें मैंने छोड़ी हुई हैं, देवदास में हीरो मुझे होना चाहिए था। राजा साहब, किसी ने ये नहीं कहा सियासत छोड़ दो? देखे, सियासत मेरा ओढ़ना बछोना है। मैं आवाम की खिदमत के लिए सियासत करता हूँ। मैं अल्लाह के फजल से कोई अपने रोटी पानी कमाने के लिए सियासत नहीं करता। बहुत अच्छा। वो अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया हुआ है। जी, जी, जी। मैं तो लोगों की खिदमत के लिए सियासत करता हूँ फरीद साहब। नहीं नहीं, हमें पता है जिस तरीके से आप अपने छोड़ने की दास्तान बयान कर रहे हैं, आप बहुत बड़े छोड़ू हैं। और यार देखना, कोई इस तरह की चीज ना चलाना। राजा पहले बड़ा जज्बाती हुआ है। राजा साहब, क्या बात है? वैसे बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी आपने असेंबली के अंदर।
पछता तो नहीं रहे कहीं अपने फैसले पे? नहीं फरीद साहब, ऐसी कोई बात नहीं। जज्बात तो वैसे ही मेरी तकरीर में आते हैं। मुझे तो अपने हल्के में शहनशाह जज्बात भी कहते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ राजा साहब। फिल्म स्टार अलाउद्दीन के बाद मेरे अंदर ही तो जज्बात पाए जाते हैं। पछताने वाली कोई बात नहीं है। मैं वैसे ही इनको आईना दिखाना चाह रहा था। ये ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर वगैरह उधर बैठे हुए थे। इन लोगों ने उस वक्त मुझे चुक चुका के बड़ा कहा था, राजा ले दे गया है, तुमने इस वक्त जिस शख्स के खिलाफ खड़े स्टैंड लिया है, कमाल कर दिया तुमने। तुम्हारा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और सुनहरी की कोई कंध पे भी नहीं लिखंडे है। राजा साहब आपको झाड़ पे चढ़ा दिया था उन्होंने। तो और क्या फरीद साहब, उस वक्त इन लोगों ने मुझे इतना पंप किया कि मैं गैसी गुब्बारे की तरह छत पे जा लगा। आप भी तो राजा साहब हवाओं में उड़ रहे थे उस वक्त। मुझे कोई पछतावा नहीं है फरीद साहब। मैंने हक और सच की आवाज बुलंद की है। मेरे साथ तो फरीद साहब सियासत में शुरू से ही जियासतियां होती आ रही है। मेरे तो मुखालफिन मेरे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में भी दौड़ जाते थे। जब वापस आते थे तो इलेक्शनों में मैं उनको गले लगा लेता था। मैं कभी दिल में रखने वाला बंदा नहीं हूँ, मगर मैं वो हर उस शख्स की मुखालफत करूंगा जो मेरे मुल्क के अंदर कोई फितना बन के आगे आएगा। बहुत अच्छा। मैं उसके रास्ते में खड़ा हूंगा। राजा रियाज हमेशा हक और सच की आवाज बुलंद करने के लिए खड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ राजा साहब, मैं फैसलाबाद का हूँ। आपने इस चक्कर में कई पार्टियां तब्दील की हैं। आपकी तारीफ पे लानत है। वैसे खुद तुम सिर्फ एक पार्टी ज्वाइन करते हो, अफ्तार पार्टी। इस तरह की बात नहीं करते। राजा साहब, मुझे जिस पार्टी के अंदर भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई चीज नजर आएगी मैं उसको फौरन छोड़ूंगा। और ऐसे ही छोड़ूंगा जैसे मैंने रंगाला गोला गड्ढा छोड़ा था। जी जी, ये तो हम जानते हैं राजा साहब, आप दिलेर आदमी हैं, लेकिन आजकल कुछ दुखी हुए हैं। और दुखी इसी बात से हूं ना फरीद साहब, कई इन्होंने मुझे कहा डट जा राजा डट जा। जब राजा डट गया तो इनका अब पता ही नहीं चल रहा। ये मेरे डट जाने की वजह से फरीद साहब इनको हुकूमत मिली है। गवर्नमेंट में ये ऐसे ही नहीं आ गए, राजे की दलेरी की वजह से आए हैं। खुद अब देखें झंडे वाली गाड़ियों पे फिर रहे हैं और मुझे रक्शे वाला नहीं बैठा रहा। आप यकीन माने, कई तो जानबूझ के मेरे पास से गुजरते हुए मास्क ऊपर करके तो नीचे मारनी शुरू कर देते हैं। मुझे कोरोना से डरा देते हैं कि हमारे पास ना आए। इस तरह का रवैया इन्होंने किया कि ईमान से मुझे दुख हुआ है। इन लोगों ने देखे ये इनके साथ मैंने क्या किया है, इनके लिए मैंने स्टैंड लिया है। और ये जब इनको गवर्नमेंट मिल गई है तो ये देखे इन्होंने आंखें माथे पे रख ली है। कि राजा साहब, पीटीआई ये कहती है कि आप गुमराह नहीं हुए थे, आपने एक टिकट के एवज अपनी वफादारी को बेच दिया। और कुदरत का इंसाफ देखिए कि आज आपसे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। और ठहर जाए, होए 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 होए, ऐमे फजूल ना बात को हवा दिया करो। बात वो गलत कर रहे हैं। मैं बिका नहीं हूं अल्लाह के फजल से। एक पैसा भी अगर किसी से लिया हो तो मुझे असेंबली में गोली मार दे। यार बात मेरी हो रही है, तुम बीच में भुट्टो ले आए हो। ये भुट्टो वालों ने भी तो मेरे साथ नाइंसाफी की है। इन लोगों ने भी मुझे कहा था कि राजा बड़ा शेर है। जब हुकूमत मिल गई है तो अब राजा इनको बकरा भी नहीं नजर आ रहा। अकेला राजा किस किस का रोना रोए। राजा साहब, लगता है आपके साथ हाथ ही हो गया है। नून लीग वाले तो लगता है आपको टिकट भी नहीं देंगे। आप देखे ना जरा, मेरी टिकट का कोई फैसला नहीं किया और खुद टिकटें लेके उम्रे पे चले गए। मगर मुझे फरीद साहब कोई गम फिक्र नहीं है। मैं अल्लाह के फजल से इनकी टिकटों का भूखा नहीं हूं। मैंने सारी जिंदगी टिकट पे सफर किया है। और तहरीक इंसाफ का आप खुद कह चुके हैं कि आप टिकट नहीं लेंगे। और बिल्कुल उनकी टिकट मैं कभी भी नहीं लूंगा।
वो बेशक मेरी मिन्नतें करे, तरले करे, मैं नहीं टिकट लूंगा। हाँ, ये जो नून लीग है, जहां तक इसका सवाल है, वो अगर मुझे कहेंगे तो मैं गौर करूंगा। गौर करने के बगैर मैं नहीं टिकट लेता। एक दफा मैं फरीद साहब बगैर गौर किए टिकट लेके बैठ गया। अच्छा। जाना मैंने इस्लामाबाद था और मैं कराची अब पड़ गया। उस वक्त ही मैंने फैसला कर लिया था कि जब भी टिकट लूंगा गौर करके लूंगा। तो राजा साहब, लगता है जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलके किसी नई जमात की बुनियाद रखने पर गौर कर रहे हैं आजकल। मीटिंग तो हुई है हमारी, जाहिर है आपके पास अंदर की बात तो होती हुई है, मैं आपको कोई झूठ तो कह नहीं सकता। वैसे मीडिया पे भी आ ही गया है, आपको पता ही है। नई पार्टी की जो मेकिंग हो रही है वो जहांगीर तरीन साहब के झंडे तले ही होगी। जो भी वो कहेंगे, वो पहले भी हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ हैं, अब भी हम उनके साथ हैं। वो जैसे कहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे। अब बस दुआ करें ये ना हो कि जहांगीर तरीन साहब भी ताकत पकड़ के मेरे साथ बदीद हो। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब मेरे पास आखिरी चांस है, बाकी तो सारे बदीद हो ही चुके हैं और मुझे भी उनसे कोई उम्मीद नहीं और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है। तो राजा साहब, अगर ये आखिरी चांस है, जहांगीर तरीन साहब भी तो पार्टी बनाएंगे, वो किसी ना किसी के साथ तो मिलेंगे। या तो वो पीडीएम के साथ मिलेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलेंगे। आप तो दोनों से ही बिगाड़ चुके। वाकई मेरे को गलती हुई यार, है तो बड़ी सियानी गल इन्होंने की यार। अल्लाह खैर करे बाबा जी, अल्लाह खैर करे। कोई एक पार्टी के दिल में रहम डाल दे। मुझसे गलती हो गई है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमारे हस्बे हाल के रिसर्चर और इस वक्त पाकिस्तानी कौम के इंतहाई पसंदीदा शायर डॉक्टर ताहिर शहीर साहब, जो हमारे हस्बे हाल का बड़ा अहम हिस्सा है, जी हाँ, उनके साथ एक वाकया पेश आया। ईमान से फरीद साहब रोंगटे खड़े हो गए। सुन, यार ये घंटे किस चीज की बज रही है? फरीद साहब छुट्टी हो गई। ठहर जाओ, छुट्टी हो गई है। तुमको 9th क्लास का तालिब इल्म हो। इसको तो फरीद साहब 5वीं क्लास से स्कूल वालों ने निकाल दिया था। क्यों? ये स्टूडेंट्स की दुआतें पी जाता था। अजीजी, असल में मैं इल्म पी जाना चाहता था। तो यार इल्म पियो ना, दुआतें तो ना पियो। असल में फरीद सियाना साहब, फरीद रईस, वही फरीद रईस साहब, ये अलार्मिंग बेल मैंने लगवाई है जी। जब हुकूमत की नाअहली और अल्लाह माफ करे गैर जिम्मेदारी हद से बढ़ने लगेगी ना जी, तो फिर मैं अलार्मिंग बेल दिया करूंगा। यार अजीजी, बात हुकूमत की गैर जिम्मेदारी नाअहली की बात करते हो। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? हजारों हैं शिकवे, क्या क्या सुनाऊं? किस शिकवे की बात कर रहे हो अजीजी? हजूर, लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त बड़ा खतरे में है। आप यकीन करें कि ये आटे दाल के खौफ ने गरीब आदमी को जुराइम की गली में धकेल दिया है। क्या बात कर रहे हो अजीजी? हजूरे वाला, ऐसी खौफनाक 2-3 चीजें आपको सुनाने लगा हूं जो मेरे सामने वाकयात हैं। हमारे हस्बे हाल के रिसर्चर और इस वक्त पाकिस्तानी कौम के इंतहाई पसंदीदा शायर डॉक्टर ताहिर शहीर साहब, जो हमारे हस्बे हाल का बड़ा अहम हिस्सा है, जी हाँ, उनके साथ एक वाकया पेश आया। ईमान से फरीद साहब रोंगटे खड़े हो गए सुन के। ये सचमुच का वाकया है। वो गए हैं कहीं बेचारे इस्लामाबाद में मुशायरा पढ़ने के लिए। जी। सलमान गलानी साहब जो बड़े पॉपुलर शायर हैं, उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के अच्छा, उन्होंने सोचा कि वहां मैं उतर जाऊंगा मुशायरा पढ़ के, तो फिर वापसी पे मैं बस पे बैठ के आ जाऊंगा। अच्छा, वापसी पे उनको एक गुजरांवाला के शायर है सादी साहब, उन्होंने कहा यार मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, गुजरांवाला तक मेरे साथ चले चलो, आगे मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा दूंगा, लाहौर पहुंच जाना। अब डॉक्टर ताहिर शहीर और मुरली चौहान एक बड़े मजाहिया शायर पॉपुलर हैं, वो भी बड़े प्यारे, वो दोनों जनाब बैग उनकी गाड़ी में गुजरांवाले तक आए हैं और गुजरांवाला में
चांदा किला जो है जी, वहां पे उन्होंने उनको उतारा है। वहां गाड़ियां खड़ी होती हैं कि भाई जी गड्डी च बवो ते लाहौर पहुंच जाओ। और ऐसी बहुत सारी होती हैं जो आपको वहां पे कह रही होती हैं कि लाहौर चले, आगे चले, इस तरह की आवाजें दे रही होती हैं। हाँ जी लाहौरे 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 हो रहा होता है माशा। वो 3-4 गड्डियां खड़ी थी। एक गड्डी वाले ने कहा बाबू जी लाहौर जाना है। इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा हाँ जी लाहौर जाना। उन्होंने कहा जी बैठो गड्डी में। वो गाड़ी में दोनों बैठ गए बेचारे। थोड़ी देर बाद एक और बंदा, खाली गाड़ी थी, अच्छा, एक और बंदा आया, वो आगे सबसे पिछली सीट पे घुस गया है। उसके बाद एक और बंदा आया, उसने कहा जी मैंने मरीज के उतरना है। तो ड्राइवर ने जो अगली सीट पे बैठा हुआ उसने कहा भाई जी हमने रास्ते की सवारी नहीं बिठानी, लाहौर जाना है तो बैठ जाए। उसने कहा नहीं मैंने तो मरीज के जाना है। वो परा हो गया। तो ड्राइवर ने कहा, पीछे जो मुरली चौहान साहब बैठे हुए थे, डॉक्टर ताहिर शहीर ड्राइवर के साथ अगली सीट पे बैठे हुए। अच्छा, वो ड्राइवर ने मुरली चौहान साहब को कहा दरवाजा बंद करो जी, चलिए। दरवाजा बंद किया और चल पड़े। ठीक, आगे जीटी रोड के ऊपर एमनाबाद के पास आ जाता है वो टॉल प्लाजा। जी हाँ, उन्होंने टॉल प्लाजा क्रॉस करने की बजाय यू टर्न मारा है और सबसे पीछे जो सीट पे बंदा चढ़ा हुआ था उसने और ड्राइवर ने पिस्तौल निकाल ली और उन्होंने डॉक्टर की तरफ कर दिया कि खबरदार हिलने की जरूरत ना करना। यार अजीजी ये तो ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी सीन हो रहा है। हाँ जी, फिल्मी सीन बकायदा सड़कों पे हो रहे हैं ईमान से। मैं तो इतना हैरान हुआ हूं सुन के कि क्या कर रही है हुकूमत। ओ यार खुदा का वास्ता है, तुम आप लोगों को सिर्फ इमरान खान चढ़ा हुआ है। आप लोग सिर्फ उसी का बंदोबस्त करते फिर रहे हैं, उसी के साथ आप मुतके में अपनी पूरी फोर्स लगा के बैठे हुए हैं। अजीजी हुआ क्या फिर, किस्सा मुख्तसर ताहिर साहब के साथ? जी मैं बताता हूं ना, आम लोगों के साथ देखिए क्या हो रहा है शराफा के साथ। तो वो उन्होंने पिस्तौल निकाल लिए और वो गड्डी लेके दौड़ पड़े। निकालो जो कुछ भी है। इन बेचारों ने अपने बटुए शटुए ये वो सारा कुछ निकाला। बैग थे इनके पास, उसमें से भी हर चीज दिखा दी। वो उन्होंने बटुए इनके ले लिए, उसमें एटीएम कार्ड थे। अब वो इधर से सीधा गए हैं वजीराबाद। वजीराबाद जाके उन्होंने एक एटीएम मशीन के ऊपर कार्ड शार्ड से पैसे पूसे निकाले उतर के। एक बंदे ने वापस आया, आगे कहता है तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं है। फिर वापस आया आके फिर एमनाबाद, एक अपना एमनाबाद से आगे कामों की। अच्छा, टोल प्लाजा क्रॉस करके कामों की नहीं गए, अंदर किसी गांव की सड़क के ऊपर से होके वो सारे इलाके को जानते हैं। इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं ईमान से गुजरांवाला में तो जराइम पेशा लोग कि मैं हैरान हो गया हूं सुन के कि ये को बारला इलाका है, क्या हो रहा है यहाँ। वो क्रॉस करके टोल प्लाजा अंदर की तरफ से कामों की निकले हैं, उधर से एक एटीएम मशीन पे कार्ड यूज किया उन्होंने। अच्छा, फिर मुरीद के जाके कार्ड यूज किया, फिर वापस आके उधर से निकल के फिर अंदर गुजरांवाले की तरफ बढ़ गए। अच्छा, सारी रात उन दोनों आदमियों को जो कि मतलब बच्चों को इल्म बांट रहे उस्ताद, जिनकी पूरी दुनिया के अंदर तहजीब याफ्ता मुआशरों में कितनी इज्जत है और किस तरह उनको बंदर बनाया हुआ है। सारी रात शाम 7 बजे वो वैगन में बैठे हैं दोनों बंदे। रात के को 2-3 बजे तक वो वैगन पे उनको लेके फिरते रहे हैं। कभी उनको कह रहे हैं कि मारो इदी लत ते गोली, कोई कह रहा नहीं सीधी मार दे, इन्होंने इंज नहीं बाज जाना। कोई कह रहा है कि भाई अपने घर से पैसे मंगवा के दो, बंदोबस्त करो किसी तरीके से। डर और खौफ में मुब्तला किए रखा पूरी रात। सारी रात जी वो बेचारे शरीफ आदमी बैठे हुए हैं बंदूक की नोक के ऊपर। और अजीजी गुजरांवाले ने मेरे ख्याल ये हर शहर में हो रहा है, ये पूरे हर शहर में ही हो रहा है। मगर देखो ना कि बड़ी बुरी बात है, सारी रात वो फिरते रहे हैं उनको ले। तो कोई नाका नहीं, कोई कुछ नहीं। बल्कि गुजरांवाला में ना थी, हर वैगनों वाला अड्डा, चिंचियों वाले अड्डे, रक्शियों वाले अड्डे, हर जगह पे बाकायदा बदमाशी चल रही है। अजीजी बात इस चीज की है, कोई पूछने वाला नहीं, यानी कोई पुलिस के जगह जगह आम शहरी, मैं तुम किसी जगह जाएं तो आम शहरी 100 नाकों से गुजर के जाता है। पुलिस वाले पूछते हाँ जी किथे जा रहे हो, हाँ जी। तो ये यहाँ पे पूरी रात लेके फिरते रहे और उसके बावजूद कोई नहीं किसी ने नहीं पकड़ा। नहीं जी, कोई नहीं, किसी ने नहीं पकड़ा। बल्कि वो कहते हैं कि एक जगह एटीएम से वो कार्ड यूज कर रहे थे तो वहां पुलिस की गाड़ी आ गई है कुछ देर, अच्छा थोड़ी दूर। वो कहता है कि उसने बकायदा उसे कहा कि पुलिस आ गई, जे इधर आवे तो फायर खोल देना। तो उधरों फायर खोल दी, मैं इधरों खोल देंगे और वो उतर के एटीएम मशीन यूज कर।
अब वो जो डॉक्टर ताहिर शहीर हैं, वो बेचारा पता नहीं कोई खजल खुजल होता रहा कि कोई कुछ सुनता ही नहीं है। अब शरीफ आदमी ने तो थाने जाना ही छोड़ दिया, उसे पता है कि भाई किसी ने सुननी ही नहीं है, किसी ने नहीं सुननी। पुलिस सिर्फ एक काम पे लगी हुई है कि अपोजिशन वालों का क्या करना है। अपोजिशन जो है सियासत में उनकी, उनका क्या करना है। यार खुदा वास्ते जाने दो जो आम शहरी बेचारे, और फिर एक केस नहीं इस तरह का आप देखें ना कि एटीएम मशीनें यूज कर रहे हैं, हर चीज, भाई किधर गए आपके कैमरे, किधर गई आपकी पुलिस को छोड़े। एफआईए जो है वो भी सिर्फ हुकूमत की ताबेदारी में लगी हुई है, कोई किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा अजीजी, एक और चीज भी हो रही है यहाँ पे, तुमने तो यह किस्सा सुनाया, इसके साथ एक और चीज भी हो रही है, और वो ये कि घर में आप बैठे हैं, एक फोन आता है और वो कहते हैं जनाब आपका बच्चा, भाई, भतीजा, कोई भी रिश्तेदार आपका, वो कहते हैं हम फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, हमें इतने हजार या इतने लाख रुपए जो है वो हमारे इस अकाउंट में जमा कराओ, वरना तुम्हारे बच्चे को हम जो है जाली पर्चा काट देंगे। और ऐसे एक दो नहीं, कई वाकयात ऐसे रूनमा हो रहे हैं कि लोगों को फ्रॉड हो रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनकी जेबों में से पैसा निकाला जा जी 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 ये किस्सा भी सुन ले। एक और प्रोफेसर गुलाम महीउद्दीन है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं वो भी, उनको फोन आता है कि जी आपका बेटे ने 3-4 लड़कों के साथ मिलके एक लड़की अगवा की है, मैं एसएचओ बोल रहा हूँ फलां थाने से, अच्छा, जल्दी से 80,000 रुपया फलां अकाउंट में आप ट्रांसफर करें वरना हम पर्चा काटने लगे हैं। वो बेचारा बुखला गया शरीफ आदमी, वो कहता है यार क्या कह रहे हो, मैं थाने आ जाता हूँ। कहता नहीं थाने ना आना, हम इसको लेके सड़क पे खड़े हैं, हम थाने बाद में लेके जाएंगे अगर पैसे ना आए तो अगर थाने ले गए फिर पर्चा काटेंगे। वो कहता जी अच्छा जनाब, कहता फोन नहीं बंद करना, पैसे दो, पहले ट्रांसफर करो पैसे, फोन नहीं बंद करना। वो कहता भाजी फोन बंद करूंगा तो किसी को करूंगा ना फोन, मेरे जेब में तो नहीं 80,000 रुपया, किसी से मंगवाऊंगा, तरला मिन्नत करके उधार लूंगा तो फिर आपको दूंगा ना, फोन कैसे ना बंद करूं। कहता फिर जल्दी से बंदोबस्त करो और 5 मिनट में बताओ। वो बेचारा कहता है मैं सामने एक पीसीओ था, उसमें गया भाग के, मैंने जाके वो पीसीओ वाले को बताया कि यार मैं तो अपना फोन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस तरह ये कॉल आई है। वो पीसीओ वाले ने कहा जी इधर कई इस तरह के केस आ रहे हैं, आप घबराएं ना। अच्छा वो कहता है कि वो मैंने कहा कि मेरे बेटे से बात कराएं, कहता है उन्होंने बात कराई और कहता है कि मेरा बेटा मुझे बाबा कहता है, उस बच्चे ने भी बाबा कहा है और उसकी आवाज उस वक्त मतलब मुझे तो यही लगा कि मेरा बेटा ही है, मगर वो रोने वाली आवाज के बाबा इनको जो ये कहते हैं इनको पैसे दे दे जल्दी से। और बंदा उस वक्त इतनी परेशानी में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आती और वो इसी परेशानी के आलम में समझता है शायद वाकई ऐसा वाकया रूनुमा हो गया। जी जी जी, उसी वक्त वो बेचारा, वो पीसीओ वाले ने कहा ना कि ये सारा फ्रॉड हो रहा है, ये ना करो, आप अपने बेटे को फोन करो। उसने फिर अपने बेटे को फोन किया, उसने उठाया नहीं, उसके और हाथ पैर फूलना शुरू हो गए। फिर उसने 2-3 मिनट बाद किया तो उसने उठा लिया बेटे ने, वो दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। अच्छा। तो उसने कहा कि बेटे तुम किधर पुलिस के हाथे चढ़े हुए हो। वो कहता नहीं अब्बा जी पुलिस ते नहीं है, और मेरे सामने कंप्यूटर पे आया ओदे च ना को एसएचओ दी फोटो होवे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये अनसेफ है ना, ये ठीक तो नहीं आप कर रहे? तो क्या करें आप बताएं, मतलब पायलट परे कर दें, अगर फ्लाइट तैयार है और जहाज भरा हुआ है तो किसी रक्षे वाले से कहें कि जहाज लेके जाना जी जरा। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कौमी एयरलाइन आजकल कुछ माली चैलेंजेस का शिकार है और उसी की वजह से जो फ़ज़ाई अमला है, जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, उनको कुछ परेशानियाँ दरपेश हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ के अंदर मदऊ किया है कौमी एयरलाइन के एक कप्तान को। Good evening passengers. This is your Captain Asad speaking. I would like to welcome everyone on board to flight PK007 inbound to Karachi. कप्तान साहब कहाँ से बोल रहे हैं, सामने तो आइए। We are currently flight at height of 10,000 feet and at an airspeed of 400 miles per hour. पायलट साहब नजर नहीं आ रहे, यानी कि ऐसा लग रहा है जहाज में हम फ्लाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका।
असल में फरीद होता कुछ यूं है कि ये जो अनाउंसमेंट होती है हमारी, उसमें खूबसूरती ही ये होती है कि शक्ल नजर नहीं आ रही होती। तो वो एक इम्पैक्ट बनता है हमारी अनाउंसमेंट का, वो मैं जरा बनाना चाह रहा था शो के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका। कप्तान साहब, मुझे तो ऐसा लगा कुछ देर के लिए जैसे मैं और मेरे ये दानिश्वर जो है वाकई फ्लाइट में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, जहाज उड़ रहा है बुलंदी की तरफ, मंजिल की जानिब गामज़। तो इस पर तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बगैर पैसों के मैंने आपको एक जहाज का चूंटा दे दिया। बगैर पैसों के आप जहाज नहीं उड़ाते हैं और आप कह रहे हैं बगैर पैसों के झूला दे दिया। देखिए, ये जो बातें मीडिया पे आप सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए मीडिया वालों को। जो प्रॉब्लम है हमारी, और प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और हुकूमत को मेरा ख्याल है कि पैसेंजर्स को तकलीफ से बचाने के लिए सबसे पहले हमारे उन मुश्किलात का कुछ मदावा करना चाहिए। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कप्तान साहब? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं, पहली तो बात ये है कि आपको ये मालूम होगा कि हमें मार्च की भी तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। जी हाँ, आप लोग तो चेक वेक लेके तो प्रोग्राम करके हंस खेल के चले जाते हैं। हम लोग जो रिस्क में होते हैं और बाकायदा जिम्मेदाराना जॉब कर रहे हैं और बाकायदा पंक्चुअलिटी के साथ हम लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, उनके लिए ये है कि तनख्वाह तक नहीं मिली अभी। मुफ्त में जहाज उड़ा रहे हैं आप। देखिए, वैसे तो सारे पाकिस्तान में आपको हर चौक में 6-7 जहाज मुफ्त उड़ते हुए नजर आते हैं, मगर हम जो जहाज उड़ाते हैं वो सचमुच का जहाज। कप्तान साहब, ये मसला असल में नहीं है। असल मसला तो ये है कि टैक्स आपके ऊपर लगाया गया है, 35% टैक्स लगा है, और आप लोग ये कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो कप्तान साहब, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का हर शहरी टैक्स अदा करता है, तो आप टैक्स क्यों अदा नहीं करना चाहते? देखिए, इसमें भी आपको गौर से मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स करते हैं या पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको जरूर टैक्स देना चाहिए। हाँ, तो आप भी तो पाकिस्तान में ही काम करते हैं ना? यही तो आपकी गलत सोच है। अच्छा, देखिए, हमारी जॉब जो है वो हवा में होती है। हम लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं काम कर रहे होते। हम तो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में होते हैं, जो ही जहाज हाइट पकड़ता है हम पाकिस्तान से निकल जाते हैं। हम हवा में चले जाते हैं। हमसे अगर टैक्स लेना है तो कोई चील ले ले या कब्बा ले ले, या कोई अगर इस तरफ को उकाब आया हुआ है तो वो हमसे टैक्स पूछे, क्योंकि हम उनके इलाके में जॉब कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के इलाके में नहीं कर रहे होते। कप्तान साहब, आप उड़ते भी पाकिस्तान से और आखिरकार उतरते भी पाकिस्तान में। और तो ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए हम पाकिस्तान उतरते हैं और वहां से उड़ते हैं, तो जितना पार्किंग वाले पैसे लेते हैं 100-200 वो हमसे ले लिया करें। ये कहाँ की आप मंतक लेकर आए, कहीं दूर की कौड़ी लेकर आए कप्तान साहब? टैक्स तो दें आप, यानी कि आप टैक्स नहीं देंगे, आप फिर अपनी फ्लाइट्स भी डिले करेंगे, लोग परेशान हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, इतना ज्यादा फ्लाइट डिलेज कर रहे हैं आप लोग। देखिए फरीद, ये हमारी वजह से परेशान नहीं हो रहे, ये तो FBR वालों की वजह से परेशान हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसी परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग, इनको चाहिए कि FBR के दफ्तर के सामने जाके एहतजाज करें। ये आपके लिए क्यों एहतजाज करें? भाई, हमारे लिए नहीं, अपनी फ्लाइट के लिए करें ना। थोड़ी देर के लिए फ्लाइट डिले होती है तो एयरपोर्ट के ऊपर शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो मैंने उनको बता दिया कि किस वजह से फ्लाइट डिले हो रही है, तो जिस वजह से हो रही है उस वजह के सामने जाके एहतजाज करें। नहीं, आप भी तो ये जानते हैं, वो जो टिकट खरीदते हैं उसमें जो वो पैसे देते हैं वो पहले उसमें टैक्स तो दे रहे हैं। जब आपके ऊपर टैक्स देने की बारी आई तो आप ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए एहतजाज करें। फरीद, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि तुसी साडे आलो कि FBR आलो। देखिए, इनकम टैक्स लेना चाहिए और देना चाहिए जी, मगर वहां से लें जहां से बनता है। भाई, तनख्वाह से टैक्स काटे, जो फ्लाइट अलाउंस हमें मिलते हैं उनसे टैक्स किस लिए काट रहे हैं? अलाउंस में कैसा टैक्स कटता है? वो जाने दे असद साहब, अच्छे भले आप पैसे कमा रहे हैं, हत्ता कि पैसे बनाने के चक्कर में आप फ्लाइट सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या फ्लाइट सेफ्टी रूल्स की मैंने खिलाफ वर्जी की है? मैंने क्या अपना छोटा मुंडा और बड़ा मुंडा परों पे बिठा लिया है?
या मैंने अपनी बड़ी फुफ्फो को कॉकपिट में बिठा लिया है। कप्तान साहब, एक फ्लाइट के बाद 12 घंटे का आराम दरकार होता है। आप उससे पहले ही दूसरी फ्लाइट लेके चले जाते हैं। गल सुनो, जो गड्ड फसी होवे तो उदों गिनी दा कि बंदे किन्ने ने ते किन्ने नहीं। भाई जेड़ा भी बंदा वेखदा गड्ड फसी वो मोढा ला दिंदा है, क्योंकि गड्ड कड्डनी होंदी है। अब आप देखें कि जहाज खड़े हैं एयरपोर्ट पे, और अगर पायलट ना हो तो फिर हम क्या वहां पे बैठ के ये कहें कि नहीं जी पायलट पहले भर्ती करें फिर फ्लाइट जाएगी। हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। फौरी तौर पे हम जहाज में बैठ जाते हैं कि जहाज भरा हुआ है, भाई लेके जाना है, ठीक है चलें, फिर चले जाते हैं। ये अनसेफ है ना, ये ठीक तो नहीं आप कर रहे। तो क्या करें आप बताएं, मतलब पायलट परे कर दें। अगर फ्लाइट तैयार है और जहाज भरा हुआ है तो किसी रक्षे वाले से कहें कि जहाज लेके जाना जी जरा, कप्तान साहब क्योंकि आपने रेस्ट किया हुआ है इसलिए आप जहाज ले जाएं। नहीं, आराम जरूरी है। आप अपने पैसों के चक्कर में आप फ्लाइट सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, तब आपको याद नहीं आता। फरीद साहब, आपको आती हैं बातें, क्योंकि अभी आपके बच्चे छोटे छोटे। आपके जब बच्चे ओ लेवल ए लेवल में पहुंचेंगे और जब आपका बड़ा काका आपको कहेगा कि पापा मैंने स्कूल के ट्रिप के साथ स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे $1500 चाहिए, तो फिर मैं तुहानू पूछांगा रेस्ट करना जी कि जहाज उड़ाना जी। यानी कप्तान साहब, अपने बच्चों की खातिर आप दूसरों की बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालेंगे। करो भाई आपस में गल्ला। बात तो सुनिए। हेलो सर, ये जितने गुस्से में गए हैं इन्होंने चबुर्जी चौक में खड़ा जहाज भी उड़ा लेना है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। छोड़ गए बालों मेरा प्यार बड़ा दिल तोड़ गए। किन्ने कीता वे? मैं इन्हें कीता आवाज़ आने दे मुंडे ने, मैं तो तुहानू पता बाटा। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे तन्हाई पर। छोड़ गए बालम मेरा प्यार बड़ा दिल तोड़ गए। वो आ गई अम्मा तन्हाई फिल्म दी हीरोइन। छोड़ गए बालम मेरा प्यार बड़ा दिल तोड़ गए। किन्ने कीता वे? मैं इन्हें कीता आवाज़ आने दे मुंडे ने, मैं तो तुहानू पता बाटा। खबरदार इथे नाम उड़ा तो शोखियां कर दे हो। मैं लतां तोड़ छड़नी होनी है, मैं तो अंदा छड़ा। इतना गुस्सा, ठंडा थोड़ा। पुत्र मैं नहीं कदी गली च मुंडियां नूं शोखी करन दित्ती। और तुसी आके एक ते इथे कुर्सियां ढा के बह गए हो महल्ले च, ते उत्तों टूडूडू भी करोगे तुसी। जी पूछा था, मोहल्लेदारों से पूछा था हमने। महल्लेदार मामे लगदे ने, मैनू पुछिया तुसा? माँ आप कहती हैं तो हम चले जाते हैं यहाँ चलो से। उठो यार। एवें चले जाती हो, खबरदार कोई गया ते। पुत्र महल्ले च रौनक लगी है, जाना कादे लई जे? होर सुना ठीक है? देख लो अम्मा, तुहानू तो मैं ठीक ही नजर आंदा मगा, नजर कमजोर हो गई ना ताड़ी। हाँ पुत्र मैनू पता नहीं पिया लगदा, ठीक ही है। अम्मा तुसी ठीक हो? हाँ मैं तो शुक्र है ठीक, इहदे नालों तो ठीक ही है। पता ते पहुंचा किधरे, दही वाली दुकान ना बंद हो जाए। लाओ अम्मा जी, मुझे डोल दें, मैं आपको दही ला देता हूँ। नहीं पुत्र, तेनू काहदे लई डोल दे दियां, राह च पी जावें दही। खुद मैं चली जाऊंगी। हाँ मैं अब तो सारे घर के काम खुद ही कर लेती हूँ। वाह जी वाह। अल्लाह जान दे, ये नहीं सी पता ये उम्रे भी वक्त पे जाना है। अम्मा आराम से आराम से आराम से। अम्मा बैठ जाए, थोड़ी देर सांस ले लें। यही सोच रही हूँ, थोड़ी देर बैठ के तो
सांस ले लो। हाय हाय। लो जी बैठ गए अम्मा जी, ब्रेक ले लें। गौरी साहब लेते हैं ब्रेक, पहले अम्मा जी से कुछ बात कर लें। अम्मा जी तन्हा रहती हैं, सारे काम खुद करती हैं आप घर के? पुत्र गल ये वे कि जेड़ी रब ने जिंदगी दी हुई है हाँ। वो खुद ही गुजारनी पड़ती है। अगर कोई जिंदगी में आपका साथ देता है तो ये तो उसका एहसास है ना। वाह 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 वाह। आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। हाँ जी। अल्लाह ने औलाद दी हुई है, 3 बेटे हैं मेरे। अच्छा हाँ, सबसे छोटा अमेरिका होता है। अच्छा हाँ, उससे बड़ा कराची जॉब करता है। और उससे बड़ा जर्मनी होता है। अम्मा आप अपने किसी बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती हैं? पुत्र ये बात कहने में आसान लगती है, सारी जिंदगी इसी घर में गुजरी है। हाय हाय हाय। चाचे तुहाडे की मंजी भी इथों ही चुकी सी लोग। हुन मैं ये जगह छड़ के किथे चली जाऊं? इस घर के साथ यादें वाबस्ता है ना अम्मा। कराची वाला बेटा मुझे ले गया था, अच्छा पर फिर मुझे घर बड़ा याद आता है, फिर मैं आ जाती हूँ। उधर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, बेटी मेरी भी ब्याही गई है, एक कला ने बेटी भी दी हुई है। अच्छा इस्लामाबाद ब्याही हुई है। वो कहती है अम्मा मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा पुत्र नहीं, मेरे नहीं दिल करदा, मेरे ज़हन च फिर घर ही फसिया रहिंदा है। ते तू सुना मोटिया ठीक है? मैं ठीक हूँ माँ जी, आपकी दुआओं से। आपके दुख सुन के मैं तो खुद सेंसिटिव हूँ, मुझे रोना आ रहा है। हाय हाय हाय। तू कादा सेंसिटिव है? मैं सुनिया 9 रोटियां खाना है। सेंसिटिव ते मेरा दियोर है, एक स्लाइस ते इन्नी को चाह पींदा है बस। अम्मा ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਗਿਆ। इसलिए पुत्र फिर मैं इधर ही रहती हूँ, हाँ। बस बच्चों को याद करती रहती हूँ। हाय। फिर मुश्किल भी होती है, बाजार सौदा लेने जाती हूँ तो 2 दफा गिरी भी हूँ मैं। बस जब बच्चे छोटे थे तो सारा दिन उनके पीछे पीछे रहते थे कि कहीं गिर ना पड़े। अब खुद चलने जोगे नहीं रहे तो बच्चे पीछे आने की बजाय आगे लग के कहीं चले गए। अम्मा आप गिरी कैसे थी? कोई कैच वैच पकड़ रही थी? उतरिया मेरा नाम अम्मा अफरीदी नहीं, अम्मा फरीदा है। कैच पकड़ रही थी। पुत्र तुहाडा जेड़ा चाचा सी ना रेलवे लो कबड्डी खेडदा हुंदा सी। ओ भी डिग पैंदा हुंदा सी, हर दूजे दिन गोडे छिला उन्हें। अम्मा छोड़े इनको, ये बताएं बच्चे मिलने कब कब आते हैं? पुत्र बस दिल करे तो आ जाते हैं, 2-3 बरियां बाद। बेटी मेरी आती है, वो 3-4 महीने बाद चक्कर लगाती है और मुझे आके सिर में तेल लगा के कंघी शंगी भी कर जाती है। अच्छा बस घर बार वाली जो हो गई, अपना बाल बच्चा ते खामद साम दिए। उसके खामद की बड़ी सख्त ड्यूटी है। हाँ जी बड़ी सख्त ड्यूटी है। टूल प्लाजे दे अगे डंडा फड़ के बैठे होंदे ने ते जिस वेले कोई बगैर पर्ची तो लंघदा ना तो डंडा बॉनेट ते मारदा। छोड़ गए बालम मेरा प्यार बड़ा दिल। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का हस्बे हाल। और जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी ये 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को
जवाल में बदल दे। बहुत बहुत तरह। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी अपने इसी प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।